105 days है, तो you have to invest these 105 days on yourself. सही कहा मोहम्मद भाई, 103 दिन है, ठीक है। तो इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, ये 105 डेज कितने इंपॉर्टेंट है जरा सुनना। ये 105 डेज कितने इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो एक बात सुनो, आप जब ग्रेड 10 में इस्लामियत, उर्दू और पीएसटी में अपेयर होते हो ना, ठीक है, तो आप ये समझते हो कि ये ग्रेड 10 का रिजल्ट है। नहीं मेरे भाई, एक्चुअल में दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर अपेयरिंग इन CAIEs और ऑन द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में फर्स्ट टाइम अपेयर होते हैं, ठीक है। कुछ रेयरली होते हैं जो एक दो पहले ले चुके होते हैं। तो भाईजान ये आपका ग्रेड 10 का रिजल्ट नहीं है, ये आपकी 16 ईयर्स की वर्किंग का रिजल्ट है जो आप बचपन से कर रहे हैं, ठीक है। उस वक्त से याद करें जब आप 3 साल के थे, 3 साल से लेकर 16 साल तक आपके ऊपर वर्क हुआ है, ठीक है। टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, क्या कुछ पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया है, तो ये उसका रिजल्ट है मेरे भाई। ये रिजल्ट ये कोई एक दो दिनों का या एक साल का नहीं है। और देखो मेरी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। पूरी जिंदगी में अब ऐसी कोई डील नहीं आएगी कि आपके 100 डेज 16 ईयर्स के बराबर हो रहे हो, ठीक है। कोई डील ऐसी नहीं आएगी। क्या मतलब भाईजान, अगर आपने ये 100 डेज बहुत अच्छी वर्किंग कर ली है, ये 100 डेज जो आज से लेकर CI के एग्जाम तक है, बहुत अच्छी वर्किंग कर ली है, तो आपको कुछ वर्ड्स सुनने को मिलेंगे। वो वर्ड्स ये सुनने को मिलेंगे, आपने 3 स्टैरिक गेन कर लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या 2 स्टैरिक एक ए गेन कर लिया, ठीक है। तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि यार तुमने अपनी ना स्कूल लाइफ बहुत अच्छी स्पेंड की है। हालांकि आपको पता है कि आपने दिसंबर 2024 तक क्या कुछ हरकतें की थी, आई बात समझ में, ठीक है। और अब आप इंसान के बच्चे बने, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी हम नहीं कहेंगे कि व्हाट्स द यूज ऑफ क्राइंग अवर स्प्लिट मिल्क, अभी पानी सर से नहीं गुजरा, अभी आपके पास टाइम है। अगर यकीन करें आपने ये 100 डेज अपने ऊपर हमारी प्लानिंग के मुताबिक इन्वेस्ट कर लिए, अपने ऊपर हमारी प्लानिंग के मुताबिक इन्वेस्ट कर लिए, ठीक है, तो आपके ये 100 डेज पूरे 16 ईयर्स के लिए कंपनसेशन बन सकते हैं, ठीक है। 16 ईयर्स के लिए कंपनसेशन बन सकते हैं और आप C से A स्टैरिक पर आ सकते हैं। जब हम वर्कशॉप करवा रहे होते हैं ना एंड में, ठीक है, तो हम कहते हैं भाई देखो C से A पर आना तो बहुत बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं 100 दिन पहले कि भाई जितने लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया हुआ था, इफ दे आर कमिटेड टू देमसेल्व्स दे कैन कम अप टू A स्टैरिक फ्रॉम C। बात आ रही समझ में, इतनी बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो donated, devoted for yourself, number 1 thing. Number 2 thing, study in chunks. Study in chunks का क्या मतलब है कि भाई कभी भी ना 5-5 6-6 घंटे एक साथ बैठ करना पड़े, आधे आधे घंटे के स्लॉट्स बना लें, आधे आधे घंटे के स्लॉट्स बना लें। यार मुझे इस आधे घंटे में ये काम करना है, और लिमिट रख दें कि आधे घंटे के अंदर ये टॉपिक कवर करना है, इस आधे वाले घंटे में ये टॉपिक कवर करना है, लिमिट लगा दें, ठीक है। और ये भी अपने माइंड को बताएं, अपने माइंड को बता दें कि भाई मैंने तुम्हें आधे घंटे का टाइम दिया है, ठीक है, इस टॉपिक को कवर करने का। अगर तुमने इसको 20 मिनट में कवर कर लिया ना, ठीक है, तो मैं 10 मिनट तुम्हें ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। तो यकीन करें आपका माइंड इतना शार्प है कि वो 20 मिनट में कवर कर लेगा। यकीन ना आए, सिर्फ इमोशनल बातें लगे, ठीक है, तो करके देख लो आज, ठीक है, आज या कल जिस वक्त आप थके हुए ना हो, आप बैठ कर देख लें। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि देखो बेटा, हमारे पास जो है ना, किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए ना आपको कंसंट्रेशन चाहिए होती है, ठीक है। और कंसंट्रेशन क्रिएट होती है लिमिट लगाने से, जो आप सर्कल लगा देते हैं, ठीक है, जो आप सर्कल लगा देते हैं ना, तो कंसंट्रेशन क्रिएट हो जाती है और आपका माइंड उसी 20 मिनट को फोकस करके सारा काम करने लग जाता है। वरना यकीन करें 2-2 घंटे एक टॉपिक को लेकर बैठे रहोगे लोगों के सामने और याद भी नहीं होगा, समझ भी नहीं आएगा। 20 मिनट कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लो और ये बोल दो
कि यार आधा घंटा मैंने तुम्हें दिया है अपने माइंड को, ठीक है, आधा घंटा मैंने तुम्हें दिया है, अगर आधे घंटे से पहले तुमने याद कर लिया ना तो 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 10 मिनट बचेंगे, उसमें और कुछ नहीं पढ़ूंगा, ब्रेक दे दूंगा। यकीन करें आपका माइंड ये कर लेगा, ठीक है। आज जो है वो आप करके देखिएगा, आज कल किसी वक्त, समझ रहे हैं भाई। तो ये थोड़े से दिन है, ठीक है। और उसके बाद देखो एक और चीज मैं आपको बताऊं, बड़ी काम की बात। देखो भाई, आप में से कुछ बच्चे ना स्कूल भी जाते होंगे, ठीक है, गौर से सुनना, आप में से कुछ बच्चे स्कूल भी जाते होंगे। तो अगर मैं इतनी लेट क्लास जो मैं लेता हूँ, 8 ऑनवर्ड या 9 ऑनवर्ड, ठीक है, तो स्कूल जाने वाले बच्चे को ये कहा जाए ना कि सर ये जो है वो क्या कहते हैं, ये क्लास तुम ट्यूसडे को ले लो, तो बच्चा बोलेगा नहीं लूंगा सर, ट्यूसडे को कैसे लूंगा, सुबह स्कूल जाना है, सुबह तो मैं थक मतलब मुझे नींद आ जाती है 10-11 बजे, ठीक है, तो मैं ट्यूसडे को ये क्लास नहीं ले सकता क्योंकि वेनेसडे को तो स्कूल जाना है। गौर से सुनना है हाँ। तो आपका माइंड इसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन फ्राइडे को मॉर्निंग में आप स्कूल भी गए होते हैं, आप थके हुए भी होते हैं, लेकिन फिर भी रात की क्लास आपको बर्डन नहीं होती। क्यों? रात की क्लास, फ्राइडे नाइट की क्लास आपके लिए बर्डन क्यों नहीं होती? है कोई रिप्लाई देने वाला? फ्राइडे नाइट की क्लास आपके लिए बर्डन नहीं होती, ट्यूसडे नाइट की बर्डन हो सकती है। हाँ जी। वेरी गुड अनुषे, वेरी गुड अम्मार। ठीक, ठीक है, क्योंकि भाई आप है कि मुझे कल स्कूल नहीं जाना, कल ऑफ है। बिल्कुल दर्शना, सही कहा आपने, ठीक है। तो अब अच्छी तरह समझना, क्योंकि जब हमें पता होता है ना, नाफे बिल्कुल सही कहा कि नेक्स्ट डे वीकेंड है और ऑफ है, तो हम फ्राइडे की नाइट को देर तक खेल लेते हैं, देर तक पढ़ लेते हैं, देर तक जाग लेते हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल गेम है, ठीक है, कि अगले दिन की वजह से हम प्रीवियस डे देर तक जाग लेते हैं। अब गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको एक गुड न्यूज दे रहा हूं, एक लॉन्ग वीकेंड की। जितना बड़ा मैंने कहा है ना, वाकई उतना लॉन्ग है वीकेंड। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जब आगे छुट्टियां आ रही होती है ना, तो आपको मोटिवेशन मिल जाती है काम करने की। मेरे बच्चों, 100 दिन अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और उसके बाद यकीन करो, तुम्हें 100 दिनों का ऑफ मिल रहा है, ठीक है, 100 दिनों का ऑफ मिल रहा है, ठीक है, यानी इतना लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। आप 7 मई को फ्री हो रहे हैं और 15 अगस्त तक आप फ्री रहेंगे। बात आ रही समझ में? ठीक है। तो अपने माइंड को जरा समझाओ कि यार जितनी अय्याशियां करनी है, जितना घूमना फिरना है, बहुत दूर तक जाना है, ठीक है, बहुत कुछ करना है भाईजान। May 7 से छुट्टियां शुरू हो रही हैं, जो करना हो कर लेना उसमें। अपने माइंड को ये समझाओ और यकीन करें, जब आप अपने माइंड को वो ग्रीन गार्डन दिखा रहे होते हैं ना पूरी वेकेशंस का, ठीक है, तो आपका माइंड काम करने के लिए ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये संडे वनडे सेक्रीफाइस करने वाली बातें छोड़ दें, अब सेक्रीफाइस कर दें। ये सेक्रीफाइस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और 3 महीने जो ऑफ आ रहे हैं ना अनुषे, ठीक है, एंड हफ्सा, उसके अंदर आपने पूरे जबरदस्त एग्जाम करनी है, ठीक, वो मतलब जबरदस्त मजे करने हैं, देर तक सोना है, जितनी नेक इबादतें करनी है करें, देर तक सोना है सोएं, ठीक है, घूमना फिरना है घूमे फिरें, ठीक है। तो मुस्लिम बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, जैसे ही छुट्टियां शुरू होंगी बकरीद शुरू हो जाएगी, मजे, ठीक है। अच्छा जी, ये मोहम्मद तुम्हारे गम है, वरना बच्चों के तो आपको पता है 15 अगस्त से स्कूल शुरू होते हैं, 10 अगस्त 15 अगस्त, तुम्हारे अलग गम है, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये मसला है। ये जरा टाइटल पेज बनाइएगा, ये हाफ पर आना चाहिए, हाफ पेज पर, क्योंकि बाकी हाफ पर टॉपिक्स टू बी कवर्ड करेंगे। बी क्विक। अच्छा बेटा देखो, अ, ये जो पेपर 2 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर 2 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे कंपलसरी क्वेश्चन बनता है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेपर 2 इससे बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेपर 2 इससे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस, ठीक है। अच्छा, इसमें पार्ट 1 हमेशा 10 मार्क का होगा और उसको हम 18 मिनट्स में कर रहे होंगे, ठीक है, 18 मिनट्स में कर रहे होंगे।
या 17 to 18 लिख लो तो भी बेटर है, ठीक है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बी होगा, जिसको हम 5 मिनट्स में कर रहे होंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बी होगा, जिसको हम 5 मिनट्स में कवर कर रहे होंगे, ठीक है, 5 मिनट्स में। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस में ये बेटा टाइम लिमिट, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठोगे बेटा जी, ये टाइम लिमिट लगाना समझ लो जरूरी है, ठीक है। ये टाइम लिमिट लगाना समझ लो नेसेसरी है। उसके बाद आ जाओ हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। अब अपने आप को वेरीफाई करते जाना और देखते जाना इससे पहले आपने कौन कौन से टॉपिक स्कूल वगैरह में पढ़े हुए हैं। नंबर वन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस पढ़ेंगे, साथ साथ लिखते जाना बेटा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड भी टाइटल पेज पर ही आएगा, ठीक है। नंबर टू, द हिस्ट्री ऑफ द कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस, वो जो ऑल 3 सेंचुरीज। अच्छा यार, 17 to 18 मिनट्स लगने चाहिए, ठीक है, 17 to 18 मिनट्स लगने चाहिए। इससे आई हैव अटेम्प्टेड दिस इन मॉक, ठीक है, और 17 मिनट्स इज अ बिट टू मच, बिल्कुल सही कह रहे हैं मॉम, ठीक है। और नहीं नहीं, 14 मिनट्स में एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि देखो फिर लैक ऑफ नॉलेज का इशू क्रिएट हो जाएगा अगर आप 14 मिनट्स में करोगे, ठीक है। 17 मिनट्स बिल्कुल एक्यूरेट है 90 के हिसाब से। जरा मैं आपको बता दूं, 90 के हिसाब से ये क्या कहते हैं, ये 17 to 18 मिनट्स क्यों एक्यूरेट है, ये मैं टाइटल पेज के बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस, द हिस्ट्री ऑफ द कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस हम इसके अंदर पढ़ेंगे, यानी ऑल 3 सेंचुरीज की पूरी डिटेल, ठीक है। और कौन कौन सी सेंचुरीज के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, जो है वो कंप्लीट हो क्या कहते हैं हदीस कंपाइल्ड हुई थी। अर्लीस्ट कलेक्शंस कौन कौन सी थी वो पढ़ेंगे। उसके बाद द मेन मुस्नद एंड मुसन्नफ कलेक्शंस को रीड आउट कर रहे होंगे। मुस्नद एंड मुसन्नफ कलेक्शंस का अब बकायदा 10 मार्क का क्वेश्चन आने लग गया है मेरे भाई, ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन आने लग गया है। और इसमें पता है क्या, 5 10 मार्कर्स हैं ये हिस्ट्री के अंदर, वो कॉम्पिटिशन की हिस्ट्री के अंदर 5 10 मार्कर्स हैं भाई, ठीक है। और अर्लीस्ट कलेक्शन का ये इसी का पार्ट बन जाता है कॉम्पिटिशन का, ठीक है। और मुस्नद और मुसन्नफ का अपना 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेथड्स टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द हदीस, सनद एंड मतन, इसके अंदर 3 10 मार्कर्स हैं, ठीक है, 3 10 मार्कर्स हैं जो पास्ट पेपर के अंदर आए हुए वो हम करेंगे अलग अलग। उसके बाद टाइप्स ऑफ हदीस के अंदर 2 10 मार्कर्स हैं, ठीक है, 2 10 मार्कर्स क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ द हदीस के अंदर वो जो सही हसन ज़ईफ मौजू, फिर 6 सुन्नी करेक्शन, ठीक है। इसके अंदर एक 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 10 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाएगा। 4 शिया कलेक्शन, एक 10 मार्क का क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएगा। और +4 भी आ जाते हैं, ठीक है, +4 मार्क के क्वेश्चन भी दोनों के अपने अपने। नेक्स्ट थिंग, मेन कंपाइलर्स एंड देयर एक्टिविटीज, इसमें भी यही है, 10 मार्क एंड 4 मार्क का एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मेजर थीम्स ऑफ द हदीस सेट फॉर द स्पेशल स्टडी, इसके अंदर 2 10 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, एक इंडिविजुअल का और एक कम्युनल का, ठीक है। इंडिविजुअल का अलग, कम्युनल का अलग 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है, बाकी पार्ट फीस तो आती है, ठीक है भाई। ये साथ साथ लिखते जाना बेटा टाइटल पेज पर ही, भले से कि 10 मार्क के क्वेश्चन वगैरह जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना भी ऐड करें, लेकिन ये पॉइंटर्स जरूर लिखें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, ठीक है, एंड रिलेशन बिटवीन द सोर्सेज ऑफ लॉ, इन दोनों के मिलाकर 14 10 मार्कर क्वेश्चन हैं। आई बात समझ में, सोर्स ऑफ लॉ बहुत डिटेल है, कुरान हदीस इजमा कयास, उनके रिलेशन, उनकी टाइप वाइप सब आ जाती है, ठीक है। 14 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ मोहम्मद, और रिलेशन बिटवीन द सोर्स ऑफ लॉ का कमाल ये है, ये सोर्सेज ऑफ लॉ के जो 2 पॉइंट्स है ना, 11 और 12, जिसके अंदर 14 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका कमाल ये है कि भाईजान ये 14 10 मार्क का क्वेश्चन पेपर 1 में भी आते हैं और पेपर 2 में भी आते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन हो। हाँ भाई, कहानी समझ आ गई, किसी को कोई इश्यू है इसके अंदर, जरा जल्दी से लिख दो फिर आगे चलो। जरा फर्दर डिस्क्रिप्शन हमारे, हमने सबसे पहला टॉपिक है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है
इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस। ठीक है, तो अब इस इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस को ना आपने यहाँ पर जरा समझ और बहुत अच्छे से इसको देख लेना है कि देखिए जरा इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस को बहुत अच्छे से समझिए और अपने पास लिखते जाइएगा। टाइटल पेज पे जगह हो वहीं पे लिख लीजिएगा, वरना नेक्स्ट पर लिख लीजिए। देखो भाई, ये जो वर्ड है ना हदीस, इस वर्ड ऑफ हदीस के एक है लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग किसे कहा जाता है? डिक्शनरी मीनिंग। लिटरल मीनिंग नंबर वन, इट इज रिपोर्ट। ठीक है। लिटरल मीनिंग नंबर टू, स्टोरी। ठीक है। लिटरल मीनिंग नंबर थ्री, नरेशन। ये सारे हदीस के वर्ड। हदीस इस तरह लिखते हैं, देखो, हदीस के वर्ड के लिटरल मीनिंग है। ठीक है। लिटरल मीनिंग नंबर फोर, लिटरल मीनिंग नंबर फोर है समथिंग न्यू। किसी नई चीज को भी हदीस कहा जाता है। इसीलिए आपने वो वर्ड सुना होगा हादसा। ठीक है। हादसे के अंदर भी यही होता है कि वो न्यू होता है ना। ठीक है, तो उसका नाम रखा होता है हादसा। एक्चुअल में हादसा का वर्ड भी इसी से ड्राइव हुआ है। ठीक है। लिटरल मीनिंग नंबर वन, रिपोर्ट। नंबर टू, स्टोरी। नंबर थ्री, नरेशन। नंबर फोर, समथिंग न्यू। ये तो होगा इसके लिटरल मीनिंग। अब जरा समझ लीजिएगा कि हदीस के वर्ड के कुछ मीनिंग्स हैं जो उसकी टर्मिनोलॉजी के तौर पर यूज होते हैं। यानी इस्लाम में हदीस के मीनिंग्स कुछ डिफरेंट हैं। ठीक है। इस्लाम में हदीस कहा जाता है वर्ड्स, एक्शंस, साइलेंट अप्रूवल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी या पर्सनैलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ प्रॉफिट पीस के फॉलो। ठीक है। यानी हदीस इस्लाम में क्या है, मेरे साथ एक दफा कह लीजिएगा, मेरे साथ एक दफा कह लेंगे। वर्ड्स, एक्शंस, साइलेंट अप्रूवल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ठीक है। इस्लाम में हदीस होली प्रॉफिट के वर्ड्स एंड एक्शंस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज लेटेस्ट, समथिंग न्यू, मतलब इट इज लेटेस्ट टू दिस वर्ल्ड ना। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी तो आएगा नहीं, तो इट इज लेटेस्ट टू दिस वर्ल्ड। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग बेस्ट और न्यूएस्ट और लेटेस्ट लेटेस्ट टीचिंग्स है टू दिस वर्ल्ड। वन थिंग। नेक्स्ट थिंग, अच्छा जी, तो उसके बाद देखिएगा वर्ड्स का क्या मतलब है। वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है। यानी वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट के लिए देखो एक पर्टिकुलर नेम यूज होता है, हमारे पास इस चैप्टर में आएगा, तो आपने घबराना नहीं है। आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट के लिए एक वर्ड यूज होता है हदीसे, हदीसे कौली, QUALI, साथ साथ लिखते जाना। हदीसे कौली। ठीक है। या आपने वैसे भी सुना होगा ना, द वर्ड कॉल इज ड्राइव फ्रॉम अनदर अरबिक वर्ड कॉल। कॉल वैसे भी वर्ड्स को कहते हैं, जैसे अबू बकर का कॉल है, अली का कॉल है, उमर का कॉल है, रिजवानुल्लाह तआला अन्हु अजमईन। ठीक है। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कोई वर्ड्स हम नरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हदीस कौली। ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल बता दें सर, तो एग्जांपल बहुत अच्छी है। ठीक है। एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशन। ठीक है। एक्शंस आर जज्ड बाय intentions, ये इसकी एग्जांपल हो गए भाई, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस, जो होली प्रॉफिट के वर्ड्स हैं। अच्छा, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस के लिए, ठीक है, कुछ अदर चीजें यूज होती हैं, अदर वर्ड्स यूज होते हैं। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस के लिए वर्ड यूज होता है
हदीसे फेयरली, ठीक है, हदीसे फेयरली। हाँ भाई ये लिखना है दानियाल, लाजमी लिखना है, ठीक है, हदीसे फेयरली। हाँ अयान, वो भी आ रहा है, ठीक है। इसके लिए वर्ड यूज होता है हदीसे फेयरली। फेयरली इस तरह लिखते हैं ना, ये वर्ड फेल से ड्राइव्ड है, यानी वर्ब वगैरह के लिए जो हम कहते हैं हदीस फेयरली, ठीक है। तो हदीस फेयरली की कोई एग्जांपल बता दे सर। बहुत सारी एग्जांपल हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि आप क्यों लिख सकते हैं कि प्रॉफिट यूज्ड टू कन्वे सलाम फर्स्ट इवन टू द चिल्ड्रन, ठीक है। यानी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सलाम में पहल करते थे, यहाँ तक कि बच्चों का भी वेट नहीं करते थे, बच्चों को भी सलाम खुद कर देते। प्रॉफिट यूज टू कन्वे द सलाम फर्स्ट, ठीक है, इवन टू द चिल्ड्रन। आई बात समझ लिया, होली प्रॉफिट का ये एक्शन आ गया, ठीक है। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शन को नरेट कर दिया, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो इसको और ऐसी बहुत सारी बात, ठीक है। प्रॉफिट यूज टू ड्रिंक वाटर sitting on the face of the earth. Sorry, prophet used to eat food sitting on the face of the earth. ठीक है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारी चीजें जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे होगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हदीस फेली कहलाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखो साइलेंट अप्रूवल। देखो बेटा, ये साइलेंट अप्रूवल ना, यहाँ पर मैंने स्टार बनाया, ठीक है। अच्छा, जिसको समझ नहीं आ रहा गौर से सुने, दोबारा एक मरतबा रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। गौर से समराइज वे के अंदर कि वॉट एवर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैड और डेड, इट इज हदीस। हदीस का क्या मतलब होता है, हदीस इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ नॉलेज इन इस्लाम, ठीक है, या सोर्स ऑफ सक्सेस इन इस्लाम, या सोर्स ऑफ गाइडेंस इन इस्लाम, ठीक है। इतनी बात समझे, हदीस मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गाइडेंस है कुरान के बाद, ठीक है, कुरान शरीफ के बाद हदीस मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गाइडेंस है। अब हदीस कहते किसे, हदीस इसे कहा जाता है कि जो भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेंजर ने कहा वो भी हदीस है, जो हमारे मैसेंजर ने करके दिखाया यानी एक्शन परफॉर्म किए वो भी हदीस है, ठीक है। जहां पर साइलेंट अप्रूवल दी वो भी हदीस है, लेकिन साइलेंट अप्रूवल अभी मैं लिखवाऊंगा कि क्या होती है, ठीक है। जहाँ पे साइलेंट अप्रूवल दी वो भी हदीस है। और अगर आपने होली प्रॉफिट की बॉडी को डिस्क्राइब किया तो वो भी हदीस है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी के लिए जरा वर्ड समझ लीजिएगा, मैंने साइलेंट अप्रूवल अभी दरमियान में छोड़ दिया है, साइलेंट अप्रूवल की पूरी डिटेल बताऊंगा अभी, घबराने की बात नहीं, मैंने साइलेंट अप्रूवल अभी दरमियान में छोड़ा है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी को समझना है बेटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी को कहा जाता है हुलियातुल मुबारक, हुलियतुल मुबारका, यानी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी। क्या मतलब, हाउ वर हिज हैंड्स, होली प्रॉफिट के हैंड्स कैसे थे, ठीक है, ईयर्स कैसे थे, हाइट कैसी थी, आईज कैसी थी, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी की डिस्क्रिप्शन को अगर हम करेंगे तो वो भी हदीस कहलाएगी। दर्शना कुछ समझ आया, ये हदीस किसे कहते हैं, सिर्फ इतना, एवरीवन। भाई सिर्फ मुझे बताओ साइलेंट अप्रूवल के अलावा बाकी कुछ समझ आ गया, कि जो कुछ होली प्रॉफिट ने कहा उनके वर्ड्स हैं वो भी हदीस, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो भी हदीस, और जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को हम डिस्क्राइब करते हैं, भाई उनकी हाइट ऐसी थी, हाथ इतने नरम थे, आईज कैसी थी, वो भी हदीस, ठीक है। साइलेंट अप्रूवल में मैंने नहीं समझाया, मैं भी समझाऊंगा। हाँ, अब साइलेंट अप्रूवल बिल्कुल अनुष्या आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अब साइलेंट अप्रूवल देखो क्या चीज होती है, साइलेंट अप्रूवल क्या है, मैं जरा यहाँ पर डेफिनेशन नहीं आ सकती साइलेंट अप्रूवल की, जो मैंने यहाँ पर लिखी, ठीक है, यहाँ मैंने स्टार बना के साइलेंट अप्रूवल की डेफिनेशन लिख रहा हूँ।
मेरे साथ साथ लिखिएगा, साइलेंट अप्रूवल, ठीक है। व्हेन प्रॉफिट peace be upon him saw any of his companions doing something and he did not stop him or her, rather remained silent. So his silence became approval for this particular act, particular action, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा, घबराना नहीं, पहले लिख, फॉर दिस पर्टिकुलर एक्शन, फॉर एग्जाम्पल prophet saw some companions. Prophet saw some companions prostrating on a piece of cloth. एक कपड़े के टुकड़े के ऊपर सजदा करते हुए होली प्रॉफिट ने देखा, ठीक है। ड्यूरिंग द समर सीजन in Medina. During the summer season in Medina. Prophet did not stop them nor he encouraged them, ठीक है। Prophet did not stop them nor he encouraged. So his silence became approval for this act. हाँ भाई, पहले लिखो, फिर बहुत तफसील से समझाऊंगा। वेरी गुड मनाल। देखो मेरे भाइयों, साइलेंट अप्रूवल किसे कहते हैं? साइलेंट अप्रूवल किसे कहा जाता है? सबसे पहले एक वर्ड को समझो। साइलेंस का मतलब होता है खामोशी, ठीक है ना। अप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज काम को करने की परमिशन, ठीक है। तो साइलेंट अप्रूवल मतलब कि आप खामोश रहकर किसी काम के करने की कोई परमिशन दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक बात को समझें कि ये पीक ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द मैसेंजर है कि यार व्हाट एवर ही सेड इन हिज होल लाइफ टाइम इट बिकेम हदीस,
ठीक है, और इट बिकेम द सोर्स ऑफ लॉ, इट बिकेम द सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर द पीपल ऑफ अप अंटिल द डे ऑफ जजमेंट। कितनी बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि भाई नॉट ओनली वट एवर ही सेड, वट एवर ही डिड इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, हम स्कॉलर की बातों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम स्कॉलर के हर एक्शन को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि मे बी स्कॉलर वुड डू सम रॉन्ग थिंग्स। ठीक है, बात आ रही समझ में। लेकिन मैसेंजर कैन नेवर गो रॉन्ग इन हिज एक्शंस एज। बात आ रही समझ में। तो वट एवर ही सेड, इट इज ऑल्सो द अथॉरिटी फॉर द पीपल अप अंटिल द डे ऑफ जजमेंट। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि होली प्रॉफिट जहां पर खामोश रहे, उनका साइलेंट रहना भी सोर्स ऑफ लॉ बन गया भाई। ठीक है, कितनी बड़ी बात है कि उनके वर्ड सोर्स ऑफ लॉ, उनके एक्शन सोर्स ऑफ लॉ एंड सोर्स ऑफ गाइडेंस। ओ भाईजान, उनका खामोश रहना भी सोर्स ऑफ लॉ एंड गाइडेंस है। ये कितनी बड़ी अथॉरिटी है। वो कैसे, सुनो कि भाई होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इफ द पीपल आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इफ द पीपल आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है, तो प्रॉफिट मस्ट स्टॉप देम, स्पेशली द मुस्लिम्स। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट किसी मुसलमान को कोई काम करते हुए देख रहे हैं लेकिन उसे मना नहीं कर रहे, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये काम इस्लाम में गलत है ही नहीं। अगर ये इस्लाम में काम गलत होता तो प्रॉफिट वुड हैव स्टॉप्ड हिम, बिकॉज इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैसेंजर, और मैसेंजर नेवर लैग बिहाइंड फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैसेंजर कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं रहता। इतनी बात समझ आ गई बेटा? इतनी बात सबको समझ आ गई? अभी मैंने एग्जांपल नहीं बताई, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी साइलेंट अप्रूवल की, सिर्फ ये समझ आ गई? गुड। अच्छा, अब समझिएगा इसकी एग्जांपल क्या है। भाई देखो, सर्दियों के दिन थे, सॉरी गर्मियों के दिन थे, गर्मियों के दिन थे, और आपको पता है, ये इमेजिन करें कि भाई गर्मियां सऊदी अरबिया वाली, अम्मा सुनना भी, आप तो इसको इमेजिन कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, कि गर्मियां सऊदी अरबिया वाली, और वो भी मक्का और मदीना वाली। आपको पता है कि कराची में अगर 40 डिग्री पहुंच जाए तो हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक चल रहा है, और नॉर्मल मदीना और मक्का के अंदर 54 से 58 के दरमियान रहता है। ठीक है, 58 तक पहुंचता है। ठीक है, टेम्परेचर। तो इतनी सख्त गर्मी, तो अब सख्त गर्मी होती थी मदीना के अंदर। ठीक है, और मस्जिद के अंदर कोई पेबल, कोई फ्लोरिंग नहीं थी, कोई सफे नहीं बिछी हुई थी, कालीनें नहीं बिछी हुई, बल्कि पेबल्स होते थे, कंकर कंकर पेबल्स। ठीक है, पेबल्स होते थे अब्दुल्ला पे। तो वो पेबल्स ना धूप की वजह से बेइंतहा गर्म हो जाते थे। अब हमारे पैर तो फिर भी उस गर्मी को बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन जब हम सजदा करते हैं, ठीक है, तो हमारी ये जो फेस की स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, नोज और फॉरहेड। ठीक है, तो फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो सजदे के दौरान जब हम अपना सर जमीन पर रखते थे, तो ये फेस की जो स्किन होती थी ना, ये जलने लगती थी। ठीक है, तो कुछ कंपेनियंस ने एक काम करना शुरू किया कि अपने सजदे की जगह पर एक कपड़े का पीस रख लेते, और कुछ कंपेनियंस ने ये काम शुरू किया, ये जो स्लीव्स होती है ना, स्लीव्स हमारी तो कितनी जो है तंग स्लीव्स होती है ना, उन लोगों की उस जमाने में स्लीव्स काफी वाइड हुआ करती थी, तो वाइड स्लीव होती थी, और तो अपने स्लीव के कुछ हिस्से को स्प्रेड कर लेते थे और उसके ऊपर सजदा कर लेते थे। ठीक है, तो स्लीव के ऊपर सजदा कर लेते, तो जब स्लीव्स के ऊपर सजदा कर लेते, ठीक है, तब भी उस वो हॉट पेबल्स से बच जाते। ठीक है, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने इस बारे में पूछा नहीं, कंपेनियंस ने, कि क्या हम कपड़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। होली प्रॉफिट ने खुद एक दिन देखा कि इस तरह कपड़ा रखकर ये लोग सजदा कर रहे हैं। ठीक है, तो होली प्रॉफिट ने मना नहीं किया, जिससे पता लगा कि ये काम जायज है। अगर ये काम जायज ना होता तो होली प्रॉफिट जरूर मना कर देते। ठीक है, सो हिज साइलेंस बिकेम अप्रूवल। आई बात समझ में? ठीक है, अब बताओ भाई, ये क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस?